स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए टू बी टू स्टडी पे। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको गैसीय अवस्था यानी कि गैसियस स्टेट के पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हम यूपी पॉलिटेक्निक 2022 के लिए डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के रेगुलर क्लास आपको देते आ रहे हैं और ये हमारा छठा क्लास होने वाला है जो कि केमिस्ट्री का क्लास है। हमारी 5 वीडियो क्लासेस ऑलरेडी हमारी चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को हमारी चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ साथ बायो की भी क्लास अवेलेबल मिल जाएंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। क्लास में हम गैसीय अवस्था के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। काफ़ी छोटा ये चैप्टर है और इससे प्रश्न भी काफ़ी 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में इससे आने को देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इससे जो आने वाले आपके फार्मूले होंगे उन फार्मूलों को आप अवश्य नोट कर लीजिएगा क्योंकि फार्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम में लेंगे। वीडियो को लास्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम आपको कुछ इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे। गैसीय नियम है, गैसियस नियम। तो बायल का गैसियस नियम जिसे कि बायल्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। V जो होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P1 V1 = P2 V2। ये आप समीकरण जो है इसको आप याद कर लीजिएगा। इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों गैस का एक और नियम है जिसे चार्ल्स के नियम से जानते हैं। चार्ल्स का नियम जो है ये स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है यानी कि भी जो इसमें होता है वो आपके टी के प्रपोस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इससे अगर आप प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अगर आप कोई भी मान रखेंगे तो V1/T1 = V2/T2 हो जाएगा। इस प्रकार इस फार्मूले को भी आप याद कर लीजिएगा। भी जो है ये आपका आयतन है, भी जो है ये आपका आयतन है और भी टी जो है ये टी आपके परम ताप को प्रदर्शित करता है यानी कि ताप को दिखाता है। दोस्तों परम शून्य ताप क्या होता है? अगर कोई भी तापमान अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 273 से उसमें ऐड करते हैं तब वो फ़ारेनहाइट में ऐड हो जाता है, ये आप जानते होंगे। वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए उसे परम शून्य ताप कहते हैं। अतएव -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप को 0 डिग्री मानकर ताप नापने का पैमाना परम ताप कहलाता है। दोस्तों परम ताप का जो ये आपका डेफिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और आपको ऑप्शन में 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री के अलावा 273 डिग्री, 37 डिग्री, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गैस समीकरण। गैस समीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। गैस इक्वेशन जो समीकरण किसी गैस की निश्चित मात्रा के दाब, आयतन और ताप में संबंध व्यक्त करता है उसे गैस समीकरण कहते हैं। भी इज प्रोपोर्शनल टू 1/P यानी कि भी जो है ये आपके दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो कि बायल के नियमानुसार होता है। ऊपर मैंने आपको ये बता दिया था। भी इज प्रोपोर्शनल टू टी यानी कि ये चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग जो आपका आयतन है ये आपके ताप के समानुपाती होता है। अगला इम्पॉर्टेंट है ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूज़न समान ताप पर व दाब पर गैसों के विसरण की दर उसके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे हम इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगला है गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का सिद्धांत अधिकतम भाग रिक्त कुल आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन नगण्य, अणु सदैव गतिमान, गति तीनों अक्षों में सीधी रेखा में, अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पर टक्कर के कारण गैसीय दाब परम ताप में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, अणुओं के मध्य कोई आकर्षण नहीं, समस्त अणुओं का वेग समान नहीं, अणुओं के वेग पर गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका अणुगति समीकरण क्या है यानी काइनेटिक
इक्वेशन क्या है, तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/u² होता है इसका समीकरण। इस पर एक आध क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। वर्ग माध्य मूल ज्ञात करने के लिए आपके फार्मूले ये है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों। वही एग्जाम में आपके औसत वेग और प्रायिकतम वेग भी पूछे जाते हैं। प्रायिकतम वेग का जो फार्मूला है ये आपका वी पी इक्वल टू √2 RT/m, और औसत वेग का जो फार्मूला है वो आपका वी ए पी इक्वल टू √8 RT/πm, ये दोनों होता है। फार्मूले आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के पीछे दिए होते हैं, फार्मूले आपको याद करने ही होंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है तो आपको ये अवश्य रूप से याद होना चाहिए, अन्यथा आपके क्वेश्चन पेपर के पीछे तो फार्मूले आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि जेन्युइन फार्मूले होते हैं, नॉर्मल फार्मूले होते हैं, वे सब आपको एग्जाम के पीछे पेपर में दिए होते हैं, पर ये सब फार्मूले आपको याद होने होंगे। दोस्तों अगला हमारा है गैसों की गतिज ऊर्जा। दोस्तों गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं इसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। डायनेमिक एनर्जी ऑफ गैसेस, प्रति अणु की गतिज ऊर्जा ई के इक्वल टू 3/2 के टी इक्वल टू 32/2 RT/n। के जो है ये आपका बोल्ट्स जैमन स्थिरांक है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बोल्ट जैमन स्थिरांक को किस अंक से या फिर किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों बोल्ट्जमैन जो स्थिरांक है इसे हम के से डिनोट करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बोल्ट्जमैन स्थिरांक जो है इसे हम के से डिनोट करते हैं। के इक्वल टू R/n होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बोल्ट्जमैन स्थिरांक का और गैसों की स्थित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। दोस्तों एग्जाम में आदर्श गैस समीकरण पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदर्श गैस समीकरण जो है ये आपका पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, ये आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे है वास्तविक गैस यानी रियल गैस क्या है, तो वह गैस जो उच्च दाब तथा कम ताप पर आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है तथा बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करता है, आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है, वास्तविक गैस कहलाती है। वास्तविक गैस केवल कम दाब और उच्च ताप पर आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। संपीड़ितता गुणांक है अगला हमारा, और संपीड़ितता गुणांक ज्ञात करने के लिए जेड इक्वल टू आपका पी वी बाई एन आर टी होता है। आर टी जो है ये आपके आदर्श गैस समीकरण से है, और पी वी जो है ये आपके आदर्श गैस समीकरण से ही है। पी जो है दाब है, वी जो है ये आपका आयतन है, आर और टी जो है ये आपके ताप, टी जो है आपका ताप है, और आर जो है ये आपका स्थिरांक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, आदर्श गैस के लिए हम जेड इक्वल टू 1 मान रखते हैं, वास्तविक गैस के लिए भी 1 मान रखते हैं, पर कि जब वास्तविक गैसों के लिए बात की जाए तो जेड का मान जो होगा वो 1 से छोटा होता है, और या फिर जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। यदि जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 तब गैस ऋणात्मक विचलन दर्शाती है, ये भी आप याद करेंगे, अन्यथा आपके जो प्रश्न के आंसर आएंगे वो गलत हो सकते हैं। दोस्तों अगला है क्रांतिक ताप यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर। वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता, उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका फार्मूला, टी सी इक्वल टू 8a/27 RB। दोस्तों ये फार्मूला आप एकदम रट जाइए, इस पर एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे। क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रवित करने के लिए उपयुक्त दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पी सी इज इक्वल टू A/27B² होता है, ये आपका क्रांतिक दाब ज्ञात करने के लिए क्रांतिक दाब। पर दोस्तों क्रांतिक ताप का जो फार्मूला होता है ये आपके कुछ अलग, ये इस प्रकार होता है, बल्कि जो क्रांतिक आयतन का फार्मूला है वो भी सी इक्वल टू 3 भी होता है। तीनों ही फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलते हैं हम आगे। अब आगे हम अब आपको इससे बनने वाले जितने भी प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे, जो पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं और आगे एग्जाम में इनके दोहराने के यानी आगे के एग्जाम में इनके फिर से पूछे जाने के चांसेस हैं, उन प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है किसी गैस के लिए आदर्श गैस के व्यवहार से अधिकतम विचलन होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 2 वायुमंडलीय दाब, बी है 100 डिग्री तथा
2 वायुमंडलीय दाब, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 5 वायुमंडलीय दाब, और डी दिया हुआ है आपका 500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब। दोस्तों किसी गैस के लिए आदर्श गैस के व्यवहार का जो अधिकतम विचलन होगा वो आपका -100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 5 वायुमंडलीय दाब तक होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गैस ए का घनत्व बी से 3 गुना है। यदि ए का अणु भार m हो तो बी का अणु भार क्या हो जाएगा? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम में ये 2021 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर आपने क्वेश्चन पेपर रखा होगा या फिर हमारी वीडियो देखी होगी तो उस क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3m। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथेन तथा हाइड्रोजन के समान भार एक रिक्त पात्र में मिलाए जाते हैं। H2 द्वारा उत्पन्न दाब पूर्ण दाब का कितने अंश है? दोस्तों चौथा जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 15 संबंधित 16। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लीटर हाइड्रोजन गैस का भार कितना होता है? 20 लीटर हाइड्रोजन गैस का भार कितना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछले एग्जाम में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 1.8 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, समान दाब तथा दाब एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। एनटीपी पर 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का भार होगा। दोस्तों एनटीपी पर यानी समान ताप और दाब पर 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का जो भार होगा वो आपके 22 ग्राम के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 ग्राम प्रत्येक निम्नलिखित में से 87 डिग्री सेंटीग्रेड और 750 मिली दाब पर लीटर की जाती है। निम्न में से किसका आयतन सबसे कम होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, HI यानी कि हीलियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन हमारा है, नियान का घनत्व अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एनटीपी पर, बी दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 2 वायुमंडलीय दाब पर, सी दिया हुआ है 273 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 वायुमंडलीय दाब पर, डी है 273 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 वायुमंडलीय दाब पर। दोस्तों हमारा नौवां जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 2 वायुमंडलीय दाब पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। 4.4 ग्राम CO2 का समान ताप एवं दाब पर आयतन कितना होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.24 लीटर। हालांकि इसका एक फार्मूला होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, यदि एक गैस को स्थिर ताप पर प्रसारित किया जाता है तो क्या होता है? 11वां क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दाब घटता है, बी है अणु की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, सी है अणु की गतिज ऊर्जा स्थिर घटती है और डी है गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि दाब घटता है, यदि किसी गैस को स्थिर ताप पर प्रसारित किया जाए तो उसका जो दाब होगा वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन हमारा है, आंशिक दाब का डाल्टन नियम निम्न में से किस गैसों के लिए मान्य नहीं होता है? आंशिक दाब के लिए डाल्टन का नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम में ये पूछा गया था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है H2 तथा N2 के मिश्रण के लिए, बी दिया हुआ है H2 तथा Cl2 यानी कि क्लोरीन के मिश्रण के लिए, सी दिया हुआ है H2 तथा CO2 के मिश्रण के लिए और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2 तथा Cl2 के मिश्रण के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा है H2 + Cl2, यही हमारे डाल्टन के नियम को, आंशिक दाब के नियम को पूर्णतः मानेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे जैसे अणुओं का वेग बढ़ता है वैसे वैसे प्रति सेकंड टक्करों की संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है घटती है, बी दिया हुआ है बढ़ती है, सी है अपरिवर्तित रहती है और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा जो 13वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है
बढ़ती है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जैसे जैसे अणुओं का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे उसके टक्करों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि जैसे अगर आप पानी को खौलाते हैं तो उसमें जब बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें टकराव उत्पन्न होने लगता है, तो उसमें जो टकराव संख्या है वो बढ़ जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, बढ़ती है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड सदृश स्थायी गैसों का व्यवहार N2O2 जैसी स्थायी गैसों की भांति तब होता है जब हम, दोस्तों 14वां जो क्वेश्चन हमारा है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कांतिक ताप से ऊपर चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, गैस ए दूसरी गैस बी की अपेक्षा 3 गुनी अधिक तीव्रता से विसरित होती है, ऐसी स्थिति में ए तथा बी के घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 1:9, सी है 1:6 और डी है 1:12। तो दोस्तों हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1:9, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। 15वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म की गैसीय प्रजातियां रंध्रित प्लग के द्वारा समान गति से विसरित होती हैं? निम्न में से कौन सी युग्म की गैसीय प्रजातियां रंध्रित प्लग के द्वारा समान गति से विसरित होती हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि NO और C2H6, ये दोनों हमारी जो है गति से एक समान गति से रंध्रित प्लग के द्वारा ये विकसित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की तुलना में उस गैस के विसरण की अपेक्षित गति क्या होगी जिसका अणुभार 128 है? दोस्तों 17वां हमारा जो प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं डी, ये 1/2 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, एक वायुमंडलीय दाब से 0.5 वायुमंडलीय दाब तक दाब को कम करने के देने पर 1 मोल अमोनिया के अणुओं की संख्या को निम्न में से किस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? दोस्तों 1 मोल अमोनिया को अणुओं की संख्या में हम 80% प्रारंभिक आयतन का 80% कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, प्रारंभिक आयतन का 80%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब 0.1 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तब निर्मित जल अणुओं की संख्या कितने बराबर हो जाती है? तो दोस्तों अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तब जब निर्मित जल के अणुओं की संख्या होगी वो आपके 6.02 इंटू 10^22 के बराबर हो जाएगी। जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, ये हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 21वां क्वेश्चन है, एक खुले प्लांक जिसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु भरी है 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है, तब पहले से उपस्थित वायु का कौन सा अंश बाहर निकलेगा? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले ये एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.4। दोस्तों ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है, जो गैसीय अवस्था का पूरा चैप्टर है। इससे जितने भी प्रश्न आपको बनते हैं वे सभी प्रश्न मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।